हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जूलीज क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सेम ही टॉपिक के साथ, बट एक नए दिन के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। ओके फाइन। तो यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं 2 वीडियो से। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 रिलीज हो चुका है। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किए हैं तो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। एंड मैं बता देती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो किन किन लोगों के लिए। ऑफ कोर्स मैं उन लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ जिन लोगों को भी इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट है, फॉर ऑल द बिगिनर्स। बट ये वीडियो इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 10th, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि 9th एंड 10th के चैप्टर्स में आप लोग कवर कराने वाली हूँ। कवर कराने से पहले आप लोगों को लिटरेरी डिवाइसेस का एक आइडिया होना चाहिए। दैट इज व्हाई मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ा के उसका एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ताकि आप लोग समझ सकें जब मैं आपको लिटरेचर पढ़ाऊँ आगे। मैं आपके सारे चैप्टर्स कवर करवाऊंगी 9th एंड 10th के लिए। सो बी रेडी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद फिगर्स ऑफ स्पीच। सो आई होप आप लोग एक कॉपी और पेन पकड़ के बैठे हो, क्योंकि ये तो बोलने वाली चीजें नहीं है बच्चों। कॉपी और पेन पकड़े बैठो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे नोट डाउन कर लेना। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मैं बोर्ड पे लिखती ही ऐसे हूँ कि अगर आप इसे भी नोट डाउन कर लोगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे। सो ये रहा आपका पर्सोनिफिकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे पर्सोनिफिकेशन के साथ एंड हाइपरबोल। स्टार्ट नहीं करेंगे, एंड करेंगे हाइपरबोल के साथ। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, नाम से पता करते हैं। नाम से पर्सोनिफिकेशन में पर्सन है एंड फिकेशन है, ठीक है। पर्सन है, फिकेशन है, तो उसका क्या है, पर्सन की तरह मॉडिफाई करना। आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो पर्सन की तरह मॉडिफिकेशन करना इस पर्सोनिफिकेशन, सिंपल भाषा में। अब चलो देखते हैं मॉडिफाई करने का क्या मतलब है। पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स देना एक थिंग को, एक नॉन लिविंग थिंग को पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक देना, दैट इज लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक देना। अब इसे जान लेते हैं एक डेफिनेशन के साथ। बुकिश डेफिनेशन हमारा, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर ह्यूमन क्वालिटीज लाइक इमोशन, एक्शन, traits are attributed to non-human entities like animals, objects or abstract ideas. क्या ह्यूमन क्वालिटीज ना आप लोग जानते होंगे, सॉरी, आप लोग जानते होंगे कि ह्यूमन क्वालिटीज क्या होता है। ह्यूमन क्वालिटीज क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे क्वालिटीज जो कि रिस्ट्रिक्टेड है ह्यूमंस तक। ह्यूमंस दैट इज लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स तक। लिविंग बीइंग्स में भी एग्जैक्टली ह्यूमंस क्यों, क्योंकि ह्यूमन बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले करते हैं। ह्यूमन के इमोशंस होते हैं, ह्यूमन के एक्शंस होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, वो सारे सबसे डिफरेंट होते हैं, सारे लिविंग बीइंग से डिफरेंट होते हैं। ह्यूमन के इमोशंस, एक्शंस, इंटेलिजेंस वगैरह वो सब बाकी सारे लिविंग बीइंग से डिफरेंट होते हैं। एंड जब वो सारी ह्यूमन क्वालिटीज किसी नॉन लिविंग एंटिटी को, नॉन ह्यूमन एंटिटी को नॉन ह्यूमन एंटिटी क्या होता है, एंटिटी इज अ थिंग जो कि बाकी सारी चीजों से, बाकी सारे दायरों से, बाकी सारे वेराइटी ऑफ लिविंग बीइंग से डिफरेंट है। इट इज अ डिफरेंट एंड इंडिविजुअल स्पीशीज एंटिटी, डिफरेंट एंड इंडिविजुअल थिंग। ओके, डिफरेंट एंड इंडिविजुअल थिंग क्या मतलब है इसका। सपोज से आपका वैम्पायर एक एंटिटी हो गया, या फिर अगर आपने ऐसा कुछ स्पॉट किया जो आप जानते ही नहीं हो कि कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो आपके लिए अजीब सा दिखने वाला प्राणी है। एक रात में अंधेरे में जा रहे होगे आप लोग कार में बैठ के, वहां पे सडनली एक सफेद साड़ी पहन के औरत खड़ी हो जाएगी और नॉक 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 करना स्टार्ट करेगी आपकी कार की खिड़की पे। माय गॉड, आई विश नॉट। आप लोग सारे के सारे सेफ रहो, बट आप उस औरत को क्या बोलोगे, एंटिटी, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को कैप्चर कर सकती है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स से बिलोंग करती है, वो जो भी है उसके अंदर का जो भी है, वो आपको उस चीज के बारे में आइडिया नहीं है कि उसका पर्सनालिटी किस टाइप का है नॉट। सो आप उसे एक डिफरेंट एंड इंडिविजुअल टाइप का थिंग बोल दोगे, तो दैट्स एन एंटिटी। और क्या, आपको पता नहीं बेसिकली उसके बारे में कुछ, तो वो आपका एंटिटी हो गया। तो ये क्या है, ह्यूमन क्वालिटीज, जैसे कि इमोशंस, एक्शंस, इंटेलिजेंस, ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। जब नॉन ह्यूमन एंटिटीज को, एंटिटी समझ गए होंगे, नॉन ह्यूमन एंटिटीज को, जैसे कि एनिमल, ऑब्जेक्ट, एनिमल हो सकता है वो चीज, एनिमल भी तो ह्यूमन नहीं है ना, और ह्यूमन की तरह इमोशन, इंटेलिजेंस शो करते हैं एनिमल भी ह्यूमन की तरह। इमोशन, इंटेलिजेंस वो भी ह्यूमन अगर दिखाएंगे 100%, तो एनिमल्स उसमें दिखाएंगे मैक्स 10%, उससे ज्यादा दिखा नहीं सकते। चाहे जितना भी इंटेलिजेंट एनिमल हो, वो ह्यूमन की तरह एग्जैक्टली बिहेव कर नहीं सकता। तो ह्यूमन जितना एक्सटेंट पर बिहेव करेगा, वो उसका आधा बिहेव, आधे से भी बहुत ज्यादा कम बिहेव करेगा। तो एनिमल्स हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स नॉन लिविंग चीज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट तो नॉन लिविंग चीज हो जाएगी, तो वो बिल्कुल भी कुछ हो नहीं कर पाएगी, इमोशन, एक्शन वगैरह वगैरह। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज वो एक और चीज है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एक ऐसी चीज है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एक ऐसी चीज है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, वो बिलोंग करता है आपके थॉट्स में। दैट मीन्स वो आपके थॉट्स में एग्जिस्ट करता है, वो आपके थॉट्स या फिर आइडियाज, विचार वगैरह में
काम आता है वो उनमें ही रहता है, वो एग्जिस्ट करता है। तो वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? नॉट अ फिजिकल फॉर्म, डेफिनेटली फिजिकल फॉर्म नहीं है, फिजिकल फॉर्म नहीं है वो, बस आपके मेंटली जो आप सोचते हो, थॉट्स आइडियाज वगैरह में एग्जिस्ट करता है, जस्ट दैट। इमोशन वगैरह, थॉट्स, आइडियाज वगैरह वो आपके हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं है। आपको मैं एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल दे देती हूँ, आजकल प्यार हवा में है तो फिर लव इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, लव इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, आप समझ गए होंगे कि पर्सनिफिकेशन क्या होता है। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि इमोशंस या फिर ह्यूमन की तरह बिहेव करना, उसके ट्रेट्स, इंटेलिजेंस वगैरह को अगर आप नॉन ह्यूमन एंटिटीज को दे दोगे, जो लोग ह्यूमंस नहीं है, अगर आप उन्हें दे दोगे, एट्रीब्यूट कर दोगे, दैट इज दे दोगे, इफ यू विल गिव इट टू देम, अगर आप उन्हें डिनोट कर दोगे किसी नॉन लिविंग नॉन ह्यूमन एंटिटीज को, नॉन लिविंग भी सही बट नॉन ह्यूमन एंटिटीज को, देन वो आपका हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। सो ये भी देखते हैं हम लोग, बट एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला पढ़ना। बहुत इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि वो आपका राइटिंग में जान भर देता है। राइटिंग में जान कैसे भरता है? एक नॉन ह्यूमन एंटिटी हो जाएगा सपोज से, तो आपका वो जो नॉन ह्यूमन एंटिटी है उसमें आप कुछ फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर तो इमोशन नहीं है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है नहीं सच जिसके साथ आप रिलेट कर सको, तो आप कैसे उसे फील करोगे? अगर उसमें कुछ ह्यूमन क्वालिटीज आ जाएंगी, ह्यूमन ट्रेट्स आ जाएंगे, तो आप उसको फील कर पाओगे, इस कैरेक्टर को जी पाओगे, आप बेटर कनेक्ट कर पाओगे स्टोरी के साथ, बेटर कनेक्ट कर पाओगे राइटर के थॉट के साथ कि वो कैसे सोच रहे थे, कंपैरिजन कर पाओगे ह्यूमंस के साथ। वो आपका जो एनालिसिस है, वो एनालिसिस आपका स्ट्रॉन्गर बन जाता है, आपका एक्सपीरियंस उस पीस ऑफ राइटिंग को पढ़ने का वो भी बेटर हो जाता है, आप बेटर फील कर पाते हो। तो वो आपके हो जाएंगे फायदे, इसके पर्सोनिफिकेशन के फायदे। अब चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। द विंड विस्पर थ्रू द ट्रीज। अब ये कैसे कह सकते हैं द विंड विस्पर थ्रू द ट्रीज? विस्पर का क्या मतलब होता है? विस्पर का मतलब नहीं पता? अरे यार, इन्हें तो विस्पर का मतलब ही नहीं पता। वेल, विस्पर का मतलब यही होता है बेसिकली, फुसफुसाना इस विस्पर का मतलब, फुसफुसाओ विस्पर हो गया। सपोज आप अपने किसी दोस्त को किसी का सीक्रेट बता रहे हो, किसका सीक्रेट बता रहे हो? आप एक बेंच पे बैठे हो, आपके सामने वाले बेंच पे जो बैठा है उसी की चुगली कर रहे हो दोस्त के साथ मिलके। ऐसा नहीं करना चाहिए, पकड़े गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, झगड़ा वगड़ा हो सकता है, फंस जाओगे। बट स्टिल वो इंसान सामने बैठा है, पूरा पीछे रिक्लाइन होके, अरे यार देखो पता है उसने ना वो किया, ये किया, इसने ये किया, वो किया, सब प्रिंसिपल ऑफिस चले गए, अब सब प्रिंसिपल ऑफिस चले गए। तो ये हो जाएगा आपका विस्पर करना। ऐसी आदतें छोड़ दो, ऐसी आदतें करना अच्छी बात नहीं होती, ये सब आदतें नहीं पालनी चाहिए, पढ़ाई करो पढ़ाई। तो द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। तो विंड क्या है इसमें? ट्रीज से पास कर रहा है, बेसिकली ट्रीज है, उसके पत्ते वत्ते हिल रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि विंड पास कर रहा है, क्योंकि विंड क्या है? वो आपका हो जाएगा एक नॉन ह्यूमन एंटिटी। सो आपको बेसिकली पता नहीं है कि वो विस्पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर विंड उधर प्रेजेंट है कि नहीं है, वो आपको पता नहीं है, ठीक है, विस्पर करने के लिए। बट आपको क्या पता है कि वो जो पेड़ है वो पेड़ हिल रहा है, पेड़ के जो पत्ते हिल रहे हैं, तो आपको उससे आइडिया आ जाएगा कि विंड उधर से पास कर रहा है, पता चल गया विंड उधर से पास कर रहा है। अब आप क्या कह रहे हो? उसे एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हो कि विंड इज विस्परिंग थ्रू द ट्रीज, क्योंकि बहुत जेंटल, बहुत स्लो मूवमेंट हो सकता है, जो कि थोड़ा सा ही सस्टेन किया, बहुत लो वॉइस इन द सेंस कि विंड का भी वॉइस होता है। अगर वो पत्ते वत्ते एक दूसरे से हिलेंगे, मतलब पत्ते अगर एक दूसरे से ऐसा कोलाइड कर जाएंगे, तो फिर पत्तों का जो साउंड आ जाएगा, द रसलिंग वॉइस, वो हो जाएगा आपका विंड का विस्पर करना। तो वो साउंड क्योंकि बहुत धीरे धीरे आ रहा है, तो आप उस चीज को डिनोट कर सकते हो कि विंड जो है वो विस्पर कर रहा है। अगर बहुत जोर से पेड़ वेड़ हिलने लगते तो साइक्लोन आ जाता, तब तो विंड विस्पर नहीं कर रहा, विंड इज शाउटिंग ऑन अ माइक्रोफोन ठीक है, तो विंड आपका विस्पर कर रहा है क्योंकि पेड़ के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे हैं, बहुत आराम आराम से, जेंटल तरीके से हिल रहे हैं, क्योंकि विंड उधर से वैसे पास कर रही है। तो विंड के मूवमेंट को डिनोट करने के लिए और पत्तों के हिलने को डिनोट करने के लिए आप करोगे क्या? करोगे पर्सोनिफिकेशन कर दोगे, इस विंड को एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दोगे। विंड एक नॉन ह्यूमन एंटिटी है, उसको एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दोगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, द सन स्माइल डाउन ऑन द चिल्ड्रन। इसको क्या लिया जा रहा है? पॉजिटिवली लिया जा रहा है। आपने देखा होगा ना, ग्लूकोज का एड आता है एक, जहाँ पे जो सन होता है वो आपको एक गंदी सी इविल स्माइल दे रहा होता है बच्चों को, एक बड़ा सा स्ट्रॉ लगाता है बच्चों के बैक पे और इतनी जोर से उनके अंदर का खून खींच के ले जाता है कि आपको ग्लूकोन डी पीने की जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली अगर हम उस सन को इविल ना बनाएं और एक एंजल स्पिरिट बना दें एंड उस हिसाब से व्यू करें, तो सन जब बहुत लाइट, बहुत ब्राइटली उस आपके ओवरहेड होता है, दैट इज दोपहर में बोल रहा है, फिर सुबह सुबह बोल दो, सुबह सुबह इज द बेस्ट टाइम, 10 बजे 11 बजे आसपास, जब सन बहुत ब्राइटली आपके एग्जैक्टली ओवरहेड नहीं होता
बट थोड़ा सा ऊपर आ गया होता है ठीक ठाक, पूरा एग्जैक्टली ओवरहेड नहीं होता, और आपके ऊपर थोड़ा सा स्माइल करने टाइप का होता है। दैट इज बहुत जॉली फीलिंग, बहुत चीयरफुल फीलिंग प्रोवाइड कर रहा होता है अपने सनलाइट एंड वार्मथ से। उसको आप क्या बोलोगे? दैट द सन इज स्माइलिंग डाउन ऑन यू, क्योंकि आपको वो सन पॉजिटिव फील करा रहा है, उसके सनशाइन सन रेज आपको बहुत पॉजिटिव फील करा रहे हैं, उसका वार्मथ आपको बहुत अच्छा लग रहा है। वो किस टाइम में अच्छा लगेगा? जब आप लोग सुबह 7-8 बजे निकलोगे, 7-8 तो नहीं, बहुत कम हो जाएगा, अगर आप सुबह 8-9 बजे निकलोगे तो आपको सन का वार्मथ फील होगा, लाइक द सन इज स्माइलिंग डाउन एट यू। अब तो आप लोग खैर छोड़ो, 9 बजे तक बिस्तर छोड़ते नहीं, क्या ही कहना आप लोगों को, उठ जाओ पहले ढंग से, फिर आप देख लेना द सन विल स्माइल डाउन एट यू। आप पहले ढंग से उठो। तो द सन इज स्माइलिंग डाउन एट यू। तो स्माइल करना क्या होता है? इट्स अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। स्माइल करना इज अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। तो जो सन को हम लोग स्माइल करने का ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं, हम बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि सन के होने से हम बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, बहुत चीयरफुल, बहुत जॉली फील हो रहा है। तो सन क्योंकि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर फैला रहा है, सन के सन रेज बहुत अच्छे लग रहे हैं, सनशाइन बहुत अच्छा लग रहा है, हमें उससे हैप्पीनेस मिल रही है, तो वो आपका हो जाएगा सन स्माइलिंग डाउन एट अस। हम उसे ग्लूकोन डी वाला इविल सन नहीं बनाएंगे। मैं आपको ऐसे कुछ एग्जांपल दे सकती हूँ, लाइक द ग्रे क्लाउड्स। ग्रे क्लाउड्स का क्या मतलब होता है? वो वाले काले बादल, काले बादल से थोड़ा पहले वाला स्टेज उसका क्या होता है ना, ग्रे क्लाउड्स। तो ग्रे क्लाउड्स आर क्राइंग ड्रॉप्स ऑफ रेन, आई हैव हर्ड दिस, ग्रे क्लाउड्स आर क्राइंग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स। तो क्या कहता है इधर? ग्रे क्लाउड्स आर क्राइंग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स। ये हो गया पूरा सेंटेंस आपका। तो यहाँ पे जो आपका ड्रॉप्स ऑफ रेन है वो क्या है? क्राइंग। क्राइंग का जो एक्शन होगा उसमें क्या आएगा? ड्रॉप्स ऑफ रेन निकलेगा। तो जो ग्रे क्लाउड्स है जो कि रो रहे हैं, क्या वो एक्चुअली रो रहे हैं? नो, नहीं रो रहे हैं, दे आर नॉट क्राइंग ड्रॉप्स ऑफ रेन, दे आर एक्चुअली रेनिंग। क्योंकि वो रेन कर रहे हैं, क्योंकि उसे कैरेक्टर दिया जा रहा है, पर्सोनिफिकेशन उसके साथ किया जा रहा है, क्योंकि राइटर सोचते हैं कि उसने कुछ एक इमोशन से भर देना चाहिए कि क्लाउड भी हमारे साथ रो रहा है। सपोज से कैरेक्टर जो इधर राइटर का है वो बहुत दुखी है, वो कह रहा है कि द ग्रे क्लाउड्स आर क्राइंग ड्रॉप्स ऑफ रेन, मे बी वो भी रो रहा है, तो वो शायद से अपने साथ दुख में शामिल कर देना है क्लाउड को, क्योंकि अगर वो खुद दुखी होंगे तो फिर तो वो क्लाउड को भी दुखी इमेजिन कर लेंगे। तब खुद के स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो ऑब्जेक्ट होगा उसे कैसे पर्सोनिफाई करोगे। खुद के स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले ऑब्जेक्ट को कैसे पर्सोनिफाई करोगे। तो दैट्स व्हाई द ग्रे क्लाउड्स आर क्राइंग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स। नेक्स्ट, हाइपरबोल। हाइपरबोल का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई लव इट, आई लव इट। मैं इसका नाम समझाऊंगी आपको। पहले हम देखते हैं कि हाइपरबोल होता क्या है। हाइपरबोल, चलो अभी समझा देते हैं उसका नाम। हाइपरबोल होता है ज्यादा हाइपर बोल गया यार। हाँ वही, मैंने ऐसे ही याद रखा था, ज्यादा हाइपर बोल गया यार। हाइपर बोल गया मतलब क्या? बहुत ज्यादा बोल गया, इतना तो बोलना भी नहीं चाहिए था। फेंक फेंक के कितना फेंकेगा, इतना फेंक दिया कि इंसान दब गया, वही तो वो हो गया हाइपर बोल, बहुत ज्यादा हाइपर बोल गया यार। तो वो हाइपर बोल, अभी उसका हम डेफिनेशन देखते हैं। It is a figure of speech that uses exaggeration. क्या? Exaggeration for emphasis or effect, not meant to be taken seriously. Now क्या है? It is a figure of speech जहाँ पे exaggeration use होता है। Exaggeration मतलब मैटर को बढ़ा चढ़ा के बोलना। वो आपकी होगी ना, छोटे भैया बहन आपके होंगे, तो फिर आप अगर कुछ कर दिए उनके साथ, गलती से थोड़ा बहुत मार दिए, तो आपके छोटे भैया बहन आपके पेरेंट के पास जाके क्या बोलेंगे? इसने इतनी जोर से मारा कि हम बिस्तर से नीचे गिर गए, मम्मी हमारी हड्डियां टूट गई। बस एग्जैजरेशन, वो हो गया हाइपरबोल। हाइपरबोल कर दिया उन्होंने, इतनी इतनी जोर से मारा ना, कहाँ लगी है बेटा चोट? खरोच आई है थोड़ी सी। वो हो गया आपका हाइपरबोल, ज्यादा बोल गए। तो वो एग्जैजरेशन क्यों होता है? एम्फेसिस के लिए। एम्फेसिस क्यों किया जाता है? किसी चीज पे फोकस कराने के लिए एम्फेसिस। इफेक्ट के लिए। इफेक्ट क्या? फील आती है, थ्रिलर आता है, एकदम पढ़ने में मजा आ जाता है। आपको नहीं आता ना, तभी पढ़ाई नहीं करते। अगर आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा तो सब्सक्राइब टू जुलीस क्लासरूम, हमारे वीडियोस रोज देखो, पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आ जाएगा बुक छोड़ नहीं पाओगे बस। तो वो आपका हाइपरबोल क्यों यूज किया जाता है? एग्जैजरेट करने के लिए। एग्जैजरेट इसलिए किया जाता है ताकि फोकस डाल सके, दैट इज एम्फेसिस, एंड इफेक्ट डाल सके, पढ़ने में फील आ जाए बस, जिसको हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जैसे कुछ कुछ लोगों की बातों को हमें इग्नोर कर देना चाहिए, उन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए, वैसे ही हमें हाइपरबोल को भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। दैट बैग वेज अ टन। ना एक टीचर होगी आपके स्कूल में, हमारे स्कूल में भी है, नहीं मैं किसी टीचर का नाम नहीं ले रही हूँ, इट्स जस्ट दैट एक टीचर होगी आपके स्कूल में जो एक बैग उठा के ला के होंगी, एंड उस बैग में बहुत सारे पेपर सैंपल रखे होंगे। इतना हैवी होगा टीचर की कमर टूट जाएगी वो लाते लाते। ठीक है, वो बैग बहुत हैवी है, पर टीचर क्या बोलेंगे? सपोज से इंग्लिश टीचर ही रही या फिर कोई भी टीचर रही,
तो वो बोल देंगी that bag weighs a ton, that bag weighs a ton. Now what is a ton? A ton is a measuring unit, storage unit के हिसाब से यूज किया जाता है एंड उसका वैल्यू होता है वेट. आप लोग ना बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल कि टन का वैल्यू कितना होता है, क्योंकि ये मैथ्स में जानना बहुत बेसिक चीज है. नहीं आया? बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इंग्लिश तो क्या कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो. ये हो गया आपका एक टन का वैल्यू. 1000 kgs, टन एक स्टोरेज यूनिट है, 1000 kg हो जाएगा एक टन का वैल्यू. और अगर इसमें से एक जीरो काट दे, 100 kgs को हम कहते हैं क्विंटल. जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीजें जानी रखनी चाहिए. तो दैट बैग वेज अ टन. अब ऐसे तो हो सकता है कि मैक्स टू मैक्स बैग का वेट कितना होगा, 3-4 kgs हो जाएगा. दैट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट नहीं है, बड़े से बैग में है, बैग भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा, बस हाथ में पकड़ रखा है, पता नहीं किस पोजीशन में हाथ में पकड़ रखा है, तो बहुत वेट फील हो रहा है. बट डज दैट बैग रियली वे अ टन? नो, राइट, दैट बैग डज नॉट रियली वे अ टन, बिकॉज इतना तो पॉसिबल ही नहीं है. 1000 kgs पॉसिबल ही नहीं है. तो इतना एग्जैजरेट करके बोला गया है ताकि आप जो बोल रहे हैं टीचर, आप बिना बैग का वेट उठाए ही फील कर पाओ. अरे बाप रे, वो जो 1 टन का वेट दे रही है मैम आपको, दैट बैग वेज अ टन, आप उसमें से 500 kg तो यहाँ तक फील कर पाओगे मैम के एग्जैजरेट की हुई बातें देखकर. तो दैट बैग वेज अ टन बेसिकली आपको एक इफेक्ट देता है, एक फील देता है कि मैम ने सच में बहुत वेट उठा रखा है. हाँ, एंड उसके साथ मिलता है आपको आपका एम्फेसिस. क्या? वेट पे एम्फेसिस कि बैग का बहुत वेट है भाई, बेचारे टीचर. दैट अलॉन्ग विद दैट एक और आप देख लेते हैं. आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? इतनी भूखी हूँ मैं, इतनी भूखी हूँ. हाँ, आपका एक भूखा क्लासमेट होता होगा जो अपना टिफिन खाएगा, आपका टिफिन खाएगा, सबका टिफिन खाएगा, और उसके बाद रिसेस से पहले रिसेस में जाएगा, वो आपका टिफिन फिर से खाएगा जो आप कैंटीन पे खरीदोगे, वो अपना कैंटीन पे खरीद के खाएगा, वो फिर किसी और का भी खरीद के खाएगा, और स्कूल के एंड तक फिर से खाना खाएगा. वो होता है कुछ कुछ. बच्चे प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत खाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. बट देयर आर सर्टेन पीपल लाइक दिस. थक जाते हैं भाई, खा लेते होंगे शायद, चलेगा, खाना कोई बुरी बात नहीं है. आई एम ऑल्सो अ फूडी, बट उतना नहीं, हर चीज को थोड़ा बहुत चख लेती हूँ मैं, अच्छा लगता है. जो अच्छी लगती है वो चीजें खाया करो. एंड हाँ, उसमें बैलेंस डाइट मेंटेन करना, बैलेंस डाइट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सच्ची में थोड़ी ना कोई उठा के हॉर्स को खा लेगा, नहीं, नॉट पॉसिबल. तो इसमें क्या कहा जा रहा है? मैं इतनी भूखी हूँ या इतना भूखा हूँ कि मैं एक हॉर्स भी उठा के खा सकता हूँ. वो इस कंपैरिजन किया गया है, उस भूख का जो इंटेंसिटी बताया गया है, इतनी ज्यादा भूखी हूँ मैं, वही. नंबर 3 क्या हो जाएगा? आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स. आई हैव कॉन्ट्रैक्शंस. अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन के बारे में नहीं पता तो गो चेक आउट अ शॉर्ट ऑन कॉन्ट्रैक्शन, आपको बताया गया है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होते क्या है. यहाँ पे मैं आपको बता ही देती हूँ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है. बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, एक वर्ड को शॉर्ट करके बोलना है कॉन्ट्रैक्शन. दैट इज आई हैव को शॉर्ट करके यहाँ पे आई अपोस्ट्रोफ वीई, आई हैव. क्यों यूज होता है ये? प्रोनाउंसिएशन में इजियर होता है. प्रोनाउंसिएशन आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो, दैट इज फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हो, एंड लिखने में भी इजी होता है. सो दैट्स इट, जस्ट टू मेक द मैटर इजियर हम लोग यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन, जस्ट टू मेक द मैटर इजियर. हर वक्त यूज नहीं करना चाहिए, कभी कभी आप नॉर्मल वर्ड लिख लो, अच्छा लगता है. आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स. यहाँ पे किस चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है? आई हैव टोल्ड यू, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है. बहुत बार बोल चुकी है यार, मैं तुम्हें फिर से पूछ रहे हो, तुम समझ नहीं आता तुमको एक बार में, बस वही है पॉइंट इधर. आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स. 1000 बार बोल चुकी हूँ. 1000 बार सच्ची में थोड़ी ना आप किसी को गिन गिन के बोल रहे होते हो. 1000 बार बोल चुकी हूँ मैं. कॉन्फिडेंस देखो आपका झूठ बोलते हुए. 1000 बार थोड़ी ना आप कहते हो, लेकिन आप क्या कहते हैं? 1000 बार बोल चुकी हूँ. क्यों? क्योंकि आपने उतनी बार बोला होता है. मैं 5 6 7 8 बार, मैक्स 10 12 बार. उससे ज्यादा तो कोई बोलता ही नहीं है किसी को, चिढ़ जाते हैं लोग तब तक. 1000 बार के 20 बार तक भी नहीं जाता ढंग से, कभी कभी 10 बार तक भी नहीं जाता. लेकिन लोग उस चीज को उतना ज्यादा एग्जैजरेट करके बोलते हैं कि हम तुम्हें जितना बोलना चाहिए मिनिमम 1-2 बार से भी बहुत ज्यादा बोल चुके हैं, 5-6 बार बोल चुके हैं, उतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है क्या? तुम समझ नहीं पा रहे हो इस पॉइंट को, तुम समझ नहीं पा रहे हो बात को. बेसिकली एक टीचर जो कहते हैं कि यू आस्क मी 1000 टाइम्स, I'll explain 1000 times. They don't. नहीं, बिकॉज सेम सवाल सारे बच्चे पूछ रहे होते हैं ना. क्लास के एक कोने में सेम सवाल पूछेगा, दूसरे क्लास में दूसरे कोने में सेम क्लास में एक और बच्चा सेम सवाल पूछेगा. टीचर को भी तो एक बार में पढ़ा के एक्सपेक्टेशन होगा ना कि बच्चे समझ जाएंगे. नहीं समझते हो. कभी कभी टीचर भी 7-8 क्लासेस कंटिन्यूसली पढ़ा के थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं. उनकी गलती नहीं होती यार, समझा करो. पे अटेंशन ड्यूरिंग क्लास. आई होप तुम लोग यहाँ पे भी अटेंशन दे रहे हो बच्चों, इधर भी अटेंशन दो. तो आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स. यहाँ पे तो समझ नहीं आएगा तो यू कैन रीवॉच द वीडियो.
कहीं पे भी डाउट रह गया, रीवॉच द वीडियो। आई टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, सच्ची में थोड़ी ना कोई मिलियन टाइम्स कह रहा होता है, मिलियन टाइम्स कितने होते हैं नहीं पता ना, क्या पता है, कुछ भी नहीं पता, पढ़ाई नहीं कर रहा आजकल बिल्कुल भी। अ मिलियन टाइम्स इज 10 लाख टाइम्स, 10 लाख टाइम्स इज नॉट पॉसिबल। सो आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल, बट हम क्यों कह रहे हैं, एग्जैजरेट कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं, बहुत बार बोल चुके हैं, वो एक इफेक्ट डाल रहे हैं एंड एम्फेसिस डाल रहे हैं, या बोल चुके हैं ऑलरेडी ये चीज, बस और नहीं बोलना। वही है आपका, बेसिकली इतना ही है आपका फिगर्स ऑफ स्पीच फॉर टुडे। हाइपरबोल, हाइपरबोलिया यार, एंड पर्सोनिफिकेशन, पर्सनिफाइड मॉडिफिकेशन, दैट्स इट। ये आप समझ गए होंगे, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 3 पढ़ने में आपको मजा आया होगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस और पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू जूलीज क्लासरूम एंड स्प्रेड द नॉलेज वर्ल्ड वाइड। थैंक यू।